आज हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले समझेंगे कि एटम्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स मतलब एटम के बारे में जानना ही हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो एटम्स होता क्या है, तो एटम्स क्या होता है तो हमने 11th क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पहले से ही पढ़ा है क्या कि एटम क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाए होंगे कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं उसको उसके ज़्यादा क्या कहते हैं, डिविजिबल नहीं कर सकते, तो उस छोटे कण को एक नाम दिया गया है क्या, एटम। ठीक है, और वही सारे एटम को जब मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है, सबस्टांस बनता है, पदार्थ बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर हमारा ये जो है एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम, लिथियम का स्ट्रक्चर दिया गया है और उसमें बताया गया है क्या कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, एक क्या है, एटम है। तो एटम्स के अंदर होता क्या है, तो बोला गया है क्या कि एटम्स के अंदर क्या कहते हैं, और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कोई भी एटम हो, किसी भी पदार्थ का एटम हो तो उसके अंदर 3 सब पार्टिकल्स होंगे। अगर पार्टिकल एटम है तो उसके अंदर 3 सब पार्टिकल्स होंगे। पहला क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, और तीसरा क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा और वो बाहतम कक्षा में होगा, बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। प्रोटॉन होगा तो न्यूक्लियस में होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले भी 11th वगैरह में या 9th 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। अब आता है क्या कि शुरुआती से जो अभी हम बता रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में शुरुआत से ही पता नहीं था। तो कैसे कैसे उसके बारे में पता चला, तो उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो अभी तक बस यही समझना है क्या कि एटम क्या है, तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हमने समझाने के लिए क्लास 11th में बताया होगा कि समझ लो एगो बेसन का लड्डू है। ठीक है, याद होगा तो एग्जाम्पल कि एक बेसन का लड्डू है, उसको फोड़ दो और फोड़ने के बाद उसका सबसे छोटा कण को अपने हाथों में उठाओ। अब वो समझ लो कि उसको अब तोड़ा ऊपर तो कहा जाए कि उसको तोड़ दो तो टूट सकता है, नहीं टूटेगा। तो वो छोटा सा जो एटम का जो कण होता है, उस लड्डू का जो कण होता है, समझ लो कुछ ऐसा ही एटम होता है। ठीक है, तो वही बोला गया है क्या कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर्स। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि एटम्स के बारे में जा रहे हैं कि एटम क्या। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मिस्टर डाल्टन ने एटम के बारे में बताया। मिस्टर डाल्टन ने क्या बताया, जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम क्या होता है। तो बोला गया है क्या कि ऑल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल। जितना भी एलिमेंट है, तत्व है, वो सब क्या बना है, तो छोटे से कण से मिलकर बना है। इनविजिबल, जिसे हम लोग डायरेक्ट बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, इतना छोटा कि जिसको अगर हम लोग सामने देखें, जैसे हमारे हाथ में क्या कुछ भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे कीड़े दिखाई देंगे। ठीक है, देंगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है, वह छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग डायरेक्ट अपने ओपन आई से क्या कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि एटम क्या होता है, एक कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो बहुत छोटे से छोटे इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है। फिर बोला गया कॉल्ड एटम, और उसे एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है, कलेक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड एटम, सॉरी, कलेक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। बोला गया है क्या कि कभी अगर सिंपल सा समझ लो कि लोहा का कण कभी एल्युमिनियम के कण से मिल सकता है। अगर मान लो कि एक लोहे का टुकड़ा लो और उसका कुन्नी बना दो, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा लो, उसका कुन्नी बना दो, एक क्या कहते हैं आप,
एल्युमिनियम का टुकड़ा लो, उसका भी एकदम कुन्नी बना दो। एक चावल है, उसको भी कुन्नी बना दो। मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। कुन्नी कहने का मतलब हुआ कि छोटा छोटा कण। कुन्नी इसलिए बोल रहे हैं कि गांव में आप लोग देखते होंगे कुन्नी भूसा, तो वही चीज़ बोला गया है कि एकदम उसको छोटा छोटा कर दो। और करने के बाद तो क्या, छोटा छोटा कर देने के बाद क्या लोहा वाला क्या होगा, एल्युमिनियम वाला हो जाएगा? क्या कहते हैं, चावल वाला क्या गेहूं वाला हो जाएगा? नहीं ना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो जिस पार्टिकल का होगा उसी का होगा। वो क्या कहते हैं, जिस तत्व का वह एटम होगा वह हमेशा उसी तत्व का रहेगा, दूसरे तत्व का, एलिमेंट्स का कभी भी नहीं होगा। लोहा का एटम है तो हमेशा वह क्या, लोहा अगर एलिमेंट है तो उसका अगर एटम अगर लोहा का है तो समझो कि उसका जितना भी कण होगा वो सब क्या होगा, लोहे का होगा। अगर क्या कहते हैं कोई एल्युमिनियम है तो उसका छोटा सा भी क्या कहते हैं, एलिमेंट की बात की जाए, छोटा सा भी क्या कहते हैं, एटम्स की बात किया, वो सभी क्या होगा, तो एल्युमिनियम का ही होगा। मतलब कि कहने का अर्थ होता है कि सेम एटम एग्जैक्टली सेम होगा और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। सेम का सेम होगा और डिफरेंट का डिफरेंट होगा। कुछ इस तरह से समझ लो कि अगर क्या कहते हैं एक NaCl है, NaCl एक सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड। अब क्या कहते हैं, इसमें यह 500 एटम से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि 500 एटम से मिलकर बना है, तो इसका 500 में से कोई भी एटम जो होगा, कोई कह सकते हो कि उसके अंदर क्या कहते हैं, NaCl नहीं होगा। सब में सोडियम होगा, सब में क्लोराइड होगा। ये छोटा सा कण की बात की जाए तो इसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड होगा, इसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड होगा, इसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड होगा। जितने भी कण होंगे सबके अंदर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। यानी कि अगर उसी प्रकार से क्या कहते हैं, एक लोहा है, लोहा का बहुत सारा कण से मिलकर क्या कहते हैं, ये लोहा बना एलिमेंट। अब इस एटम की बात की जाए, इस एटम की बात की जाए, इस एटम की बात की, सब में का क्या है, लोहा ही होगा ना। तो वही बोला गया है क्या कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। तो अभी तक हमने क्या समझा कि सबसे पहले एटम की थ्योरी जो 1808 में दी गई थी, वो किसने दी थी, तो मिस्टर डाल्टन ने दी थी। उन्होंने बताया क्या कि छोटे छोटे एटम को मिलाकर क्या बनता है, एलिमेंट का निर्माण होता है। और सेम एलिमेंट क्या होगा, सेम एटम सेम एलिमेंट का निर्माण करेगा और डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट का निर्माण करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। उसको एक स्ट्रक्चर से उसने समझाया है कि ये क्या है, बहुत सारा क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कंबाइंड होकर सब जुड़ के एक क्या का बना रहा है, तो एक एटम का निर्माण कर रहा, सॉरी एक एलिमेंट का निर्माण कर रहा, सभी एटम। कुछ इस तरह से समझ लो कि अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक छोटा सा कण है, यहाँ भी छोटा सा कण है, यहाँ भी छोटा, यहाँ है, और सबको एक बॉक्स में रख दो तो एक क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि एटम्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। तो डाल्टन ने बताया कि एटम जो होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता, सॉरी एलिमेंट जो होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और उस छोटे पार्टिकल को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एटम कहते हैं। क्या बोला गया कि एलिमेंट जो होता है, मिस्टर डाल्टन ने जो 1808 में थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने बताया है क्या कि एटम जो होता है, यानी एलिमेंट जो होता है वह छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है और दो सबको मिला देते हैं तो एक एलिमेंट का निर्माण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद आते हैं डाल्टन्स के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने आगे चल के मिस्टर थॉमसन आए और उन्होंने भी एटम के बारे में कुछ बातें बताई, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वो उन्होंने बताया था, मिस्टर डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम होता है छोटा, सॉरी एटम जो होता है वह किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, सिर्फ यही नहीं बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की। इसका मतलब है आगे चल के क्या कहते हैं, थॉमसन आए और बताए क्या, एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज अ स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 10 meter in which entire mass is uniformly distributed and negative charge electron are embedded randomly the atom as a whole is neutral। बोला गया है क्या, उन्हें बोला क्या कि कोई भी एटम जो होगा उसके अंदर क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उन्होंने बताया कि अगर एटम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा,
ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रत्येक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज होगा। जब सपोज दैट मान लो कि यह एक एटम है, एटम होगा और वह क्या होगा, स्फीयर की तरह होगा, यानी गोला की तरह होगा, ठीक है। एक होता है सर्कल और एक होता है गोला। सर्कल मतलब 2 डायमेंशन और स्फीयर मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि सपोज दैट कि ये हमारा क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया और स्फीयर के अंदर क्या होगा, पूरी एलिमेंट्स के अंदर क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस एटम का जो रेडियस होगा वह 10 के पावर क्या कहते हैं, -10 मीटर होगा, ठीक है। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से उसके पैरामीटर की जो डिस्टेंस होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। दिमाग में रखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू इट्स पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। यानी कि केंद्र से उसके परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम्स के बारे में थॉमसन ने बताया क्या कि उसका जो रेडियस होता है वह 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, या माइक्रोमीटर कह सकते हैं, या सिंपल सा समझ सकते हैं क्या कि क्या होता है, 10 के पावर -10 होता है, ये दिमाग में रखना है। और वह पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि पूरे एटम्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अब आ रहा है कि फिगर में आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर यहाँ पर 2 3 5 3 8 है तो 8 क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस पूरे एटम को क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा। तो मिस्टर थॉमसन ने क्या बताया कि एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यानी कि प्रत्येक एटम जो होता है यानी बराबर मात्रा में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ रहता है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, इन विच एंटायर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका कहने का मतलब होता है कि पूरी तरह से एंटायर मास क्या होता है, उस पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली, और उसमें क्या होता है, रैंडमली कहने का मतलब एक होता है स्टैटिक और एक होता है रैंडमली। स्टैटिक का मतलब होता है कि आप इच्छा अनुसार उसको रखेंगे, और रैंडमली का मतलब होता है वो खुद ब खुद अपना जगह ले लेगा, ठीक है। अगर जैसे कि अगर कोई बोले, अगर आप क्लासेस में बच्चे बैठे हुए हैं तो उसका सबका जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका रोल नंबर, सीट नंबर दिया हुआ रहता है, उसके हिसाब से बैठते हैं, तो वो क्या हो गया, स्टैटिक। अगर अभी आप क्लासेस में आए और अभी क्लासेस में आए तो कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, जैसे जैसे आया जैसे जैसे वो बैठ गया, तो क्या हो गया, रैंडमली। तो निगेटिव चार्ज जो होगा उसी तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरे एटम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं थॉमसन के बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ए थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। यानी कि लिमिटेशंस का मतलब होता है कि थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल यानी एटम्स के बारे में जो बताया है उस कहाँ तक सही था और कहाँ पे जाके वो फेल हो गया, इसके बारे में देखेंगे। तो बोला गया है क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अ स्फीयर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम। यानी कि इसने तो बता दिया, मिस्टर क्या कहते हैं, डाल्टन ने बताया कि क्या होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर क्या होता है, एलिमेंट बनता है। वो छोटा सा जो किसी भी पदार्थ का जो छोटा कण होता है उसे ही एटम कहते हैं। ना उन्होंने चार्ज की बात की, ना किसी चीज़ की बात की, बस बोला कि एटम क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। उसके बाद थॉमसन आए तो उन्होंने क्या बताया कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एटम जो होता है वो ठीक है, एटम होता है कि वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, लेकिन उसके अंदर चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली क्या होता है, स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वह रैंडमली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर एटम्स नीड, वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, मतलब वहाँ पे रखा हुआ रहता है, ये बताया। लेकिन चलो आपने तो बता दिया कि क्या कहते हैं, एटम होता है वो सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, उसका केंद्र कहाँ पे होता है उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन ने कोई चर्चा नहीं किया। इसीलिए बताया गया है क्या कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया, क्योंकि थॉमसन ने
ये बताया ही नहीं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, उसका सेंटर भी होता है, क्या होता है नहीं होता। सिर्फ वो बताया कि एटम सर्कुलर होता है और उसके में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, बस इतना वो बता के कहानी ख़त्म कर दिया। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे फेल हो गया। कि क्यों फेल हो गया थॉमसन मॉडल? क्योंकि उसने क्या किया, तो एक्सप्लेन ही नहीं किया कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कहाँ होता है, इसके बारे में थॉमसन ने चर्चा नहीं की। इसीलिए क्या हो गया, थॉमसन मॉडल फेल होने का यह एक कारण हुआ। कोई दिक्कत? दूसरा कारण क्या बोला गया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। यह क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या कहते हैं, लार्ज एंगल को क्या कहते हैं, ये भी क्या स्कैटरिंग ऑफ क्या कहते हैं, क्या बोला गया, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल को ये क्या करता है, नहीं दर्शाता है। कहने का अर्थ होता है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ, यानी कि छोटे से कणों के लिए तो उसने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब बड़ा अल्फा पार्टिकल बहुत सारा बम्बार्ड कराया जाएगा तो वहाँ पर कहाँ नेगेटिव जाएगा, कहाँ पॉजिटिव जाएगा, कहाँ सेंटर है, इसके बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया। यानी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को भी ये क्या करता है, नहीं दर्शाता है, और ना ही क्या कहते हैं, ये बताता है कि किसी एटम का न्यूक्लियस होता है, और होता है तो कहाँ होता है। तो दो कारणों के कारण क्या कहते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, फेल कर गया। तो फेल कर गया तो कोई तो पास किया होगा। तो उसके आगे क्या कहते हैं हम लोग आते हैं, लिमिटेशंस के बाद आता है कि अब आए रदरफोर्ड। ये बड़े काम का चीज़, आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी। जब 11th में पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे हमने बताया होगा कि रदरफोर्ड ध्यान से पढ़ना। तो रदर बाबा आए और उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं भाई, आप तो कह रहे हैं कि एटम होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, डाल्टन जी कह के चले गए। थॉमसन जी आए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। चले इसके भी बारे में, लेकिन न्यूक्लियस की उसने चर्चा नहीं की, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल की भी चर्चा नहीं की। तो कहा कि रदर बाबा आए, कहा कि तो रुको रुको, हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर एटम चीज़ क्या है, एटम क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि अब हम बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिया, तो उन्होंने क्या किया, कुछ हम लोग इस फिगर को समझेंगे तब जाके जाने। उन्होंने क्या किया, मिस्टर रदरफोर्ड ने क्या किया, ये सोने का पत्थर लिया। क्या किया, सोने का ये पत्थर है, हमारा क्या है, गोल्ड फॉइल है ना, सोने का पत्थर है। और उसमें क्या किया गया कि यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया। बम्बार्ड का कुछ इस तरह से समझ लो कि कैसे, कि अगर कहीं पे बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है तो फौजी क्या कर दे, बम डमाडम भीगे जा रहा है। तो ये ऐसे भीग नहीं रहा था, ये लगातार क्या कहते हैं, गोल्ड फॉइल पे क्या कर रहा है, तो बम्बार्ड करा रहा है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल को उस पर भेज रहा था। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया, तो कैसे क्या होता है, तो इसके बारे में इस फिगर को देखेंगे। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है सामने जा रहा है, लौट जा रहा है, कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, कुछ पार्टिकल क्या कहते हैं, ऐसे जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, और कुछ पार्टिकल क्या ऐसे निकल रहा है और सीधे क्या कर रहा है, पार कर जा रहा है। 3 घटनाएं होता है। पहला घटना देख रहे हैं कि पार्टिकल्स आ रहा है और लौट जा रहा है, जैसे आ रहा है जैसे लौट। दूसरा हो रहा है कि डेविएट हो जा रहा है, इधर की ओर डेविएट हो जा रहा है। और तीसरा क्या देख रहा है, क्या कि सीधे वो बिना टकराए डेविएट हुए सीधे पार कर जा रहा है। उन्होंने 3 घटना को देखा और तीनों घटना को देखने के बाद उन्होंने अपना विचार रखा। क्या विचार रखा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने थ्योरीज पे, तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने पहला क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या किया, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज आर ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम। बोला गया है क्या, पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं उन्होंने, क्या कि जितना भी एटम का जो मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है। पहला उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जितना भी एटम का जो मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है। उसके आगे भी बताया, एंड इट्स सेंटर इज वेरी टीनी रीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -15 कॉल्ड न्यूक्लियस। बोला गया है, इसको सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि पूरे एटम का मास उसके सेंटर पर डिपेंड करता है, और सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरे एटम का मास उस न्यूक्लियस पर जो एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है।
पहला ऑब्जर्वेशन किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। क्या ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने? जब उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डेड गोल्ड फॉइल पे करवाया तो उन्होंने पाया क्या, पहला कि उस ऑब्जर्वेशन में कि पूरे एटम का मास जो होता है पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करता है, और वह पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, तो उस एटम के न्यूक्लियस पे होता है, केंद्र पे होता है। कोई दिक्कत? दूसरा ऑब्जर्वेशन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया भाई? तो बोला गया क्या, द निगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, तो इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और निगेटिव चार्ज के बारे में बताया कि निगेटिव चार्ज भी होता है और वह एटम के बाहरी बाहतम में कई सारे कक्षाएं होती है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, कई सारे कक्षाएं होती है। उस कक्षा में, उस ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जो कि निगेटिव चार्ज का होता है। पहला ऑब्जर्वेशन कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया कि वो न्यूक्लियस में होता है और उसी पे मास डिपेंड करता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि वह क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एटम के ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, हमेशा घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर मारते रहता है। सपोज दैट कि मान लो कि यह एटम का न्यूक्लियस है और ये क्या है, ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से क्या होगा, चक्कर मारते रहेगा, चक्कर मारते रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर जाते हैं कि तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है। बोला गया है क्या, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, मिस्टेक है, ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बोला गया है क्या कि दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, तीसरा, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि किसी भी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका एटम स्टेबल है, ठीक है, तो उसके अंदर समझ लेना है कि अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा, 15 प्रोटॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इन एनी स्टेबल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं चौथे ऑब्जर्वेशन की ओर आते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर द रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। अब आते हैं, ये हमारा क्या है, कलम है, इसके अंदर क्या कहते हैं, वो धागा बांधेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक बॉल बांधेंगे और उसको ऐसे 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 करके घुमाएंगे। तो जो हमारा क्या होगा, ये जो बॉल घूमते रहेगा वो इस तरह से घूमेगा, तो क्या करेगा, उस धागा के थ्रू ये बॉल क्या करेगा, इस बॉल को ये जो डंडा टंगा हुआ है उसको अपनी ओर खींचेगा ना। तो कुछ ऐसा ही बोला गया है क्या कि मान लो कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके बाहर में क्या है, ये ऑर्बिट है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, और उसके ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, सिंपल हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि समान चार्ज विकर्षित करता है और असमान चार्ज क्या होता है, आकर्षित करता है। यानी कि लाइक चार्ज रिपल्सिवनेस इन नेचर और अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी कि अगर प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो तो आकर्षित होगी, और प्लस और प्लस हो या माइनस और माइनस हो तो विकर्षित होगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स में क्या बोल रहा है कि ए प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जो प्लस चार्ज तो स्टेबल है, रुका हुआ है एक जगह, और माइनस चार्ज क्या हो रहा है, घूम रहा है, चक्कर मार रहा है। तो ये दोनों के बीच में, इस प्लस क्यू और क्या कहते हैं माइनस क्यू के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, 11th में पढ़े होगे, सिंपल सा समझ लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है और उस वो जो मोशन जो होता है, मोशन का जो डायरेक्शन होता है उसके सेंटर की ओर हो, उसके केंद्र की ओर हो,
तो उस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या बोला गया कि अगर कोई फोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और वह फोर्स उसका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो हो उसके सेंटर की ओर हो, तो उस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं? सर्कुलर फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर उसी ने चौथा ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने बताया क्या कि पॉजिटिव अपने न्यूक्लियस में होता है और निगेटिव जो होता है उसने ऑर्बिट में चक्कर मारते रहता है। तो चक्कर मारने के दौरान उस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज का जो मोशन होता है वो सेंटर के चारों ओर घूमते रहता है, इसीलिए वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हमने क्या किया? रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन तो देख लिया, उसके स्ट्रक्चर्स को भी देखा था, हम फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है? यहाँ से आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, कुछ सामने पास कर जा रहा है, कुछ ऐसे डेविएट कर जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए क्या करना होगा? एक अच्छा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं और वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये वाला फिगर क्या कर रहा है कि एक क्या कहते हैं, समझ लो कि अल्फा पार्टिकल जितने भी है वो सभी क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। उसको क्या किया गया? इस फॉइल्स पे बम्बारेड कराया गया, गोल्ड फॉइल पे बम्बारेड कराया गया, तो कुछ आया और टकरा के लौट गया। तो लौट गया तो सिंपल सा बात है, अगर हम अंधेरे में जा रहे हैं, ठीक है, और जाके हम क्या कहते हैं? अंधेरे में गए और 10-20 गो बॉल ले लिए, यहाँ पर लाइट अंधेरा हो जाए, 10-20 गो बॉल ले लें, ठीक है। अब बॉल ले लें और लेने के बाद क्या कहते हैं? बिना कुछ नजर नहीं पड़ रहा है तो फेंके। अब फेंके, अगर बॉल क्या कहते हैं सामने फेंके और टकरा के हमने माथा पे आके लग जाए तो कहेंगे ना कि लगता है सामने कुछ है जी, तब ना टकरा के वापस आ रहा है। तो ऐसा ही हुआ कि जब लौट रहा था तो उसने रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि लगता है कि एटम के बीचों बीच कुछ है जो पूरे एटम के मास को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। तो उसने उसका नाम दे दिया क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसने फिर क्या किया कि फिर बॉल भीगा, थोड़ा सा कन्नी होकर मारा, बॉल थोड़ा सा दूरी होकर कन्नी होकर मारा, तो देखा क्या कि बॉल क्या किया? सीधे आया और बिना टकराइले पास हो गया। फेंके गया तो क्या हो गया? पास होते जा रहा है। तो कहा ना कि बीच में सेंटर में तो कोई व्यक्ति है लेकिन बाहरी वाला एरिया क्या है? खाली खाली है। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम भाग जो होता है खाली होता है, ब्लैंक होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन में अपना विचार रखा। तीसरा ऑब्जर्वेशन फिर थोड़ा कन्नी मारा, फिर थोड़ा कन्नी मार के फिर बॉल को फेंका तो देखा कि बॉल ऐसे आ रहा है और किसी से टकरा के ऐसे लौट जा रहा है। तो कहा कि लगता है क्या कहते हैं, कुछ साइड में भी कुछ ना कुछ है, तब ना क्या हो रहा है? टकरा के दाएं बाएं जा रहा है, वहाँ भी कुछ ना कुछ है। तो कहा कि लगता है तो अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव था और वो क्या हो रहा है? कन्नी मार रहा है बाहर की ओर, तो निगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो उन्हें कहा कि यानी कि अंदर तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पास जा रहा है तो कन्नी मार के बाहर फेंक दे रहा है और बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई माइनस चार्ज है जो उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो उसने फिर ऑब्जर्वेशन किया कि एटम के बाहतम कक्षा में एक पार्टिकल्स रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये था रदरफोर्ड मॉडल का ऑब्जर्वेशन। तो जिस तरह से थॉमसन मॉडल का कुछ ना कुछ लिमिटेशन था, रदरफोर्ड का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को रदरफोर्ड मॉडल में कोई दिक्कत नहीं होगा। कि दिक्कत हो गया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी, आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। अब आगे की ओर चलते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, कि वो कितना से स्कैटर करता है, तो उसके लिए एक फार्मूला दे दिया गया है। इसके आधार पे आप अपने न्यूमेरिकल को क्या कीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला होता है, उसको आप लोग लिख ही लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। और इसको इसी फार्मूला की मदद से हम लोग सॉल्व करें। इसमें बता दिया गया है कि एन थीटा क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, थीटा क्या है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इसके आधार पर न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। और आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक्स में क्या होगा? बहुत सारा न्यूमेरिकल इससे रिलेटिव दिया होगा, वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है ना? आगे की ओर चलते हैं। लिमिटेशन क्या है? तो बोला गया है क्या? पहला लिमिटेशन बताया गया क्या? अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के आधार पर उन्होंने क्या क्या एक लिमिटेशंस दिया। क्या लिमिटेशन दिया?
जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सिंपल बात है, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में हमको ताकत नहीं लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। तो उसी प्रकार से जब एटम मूव करेगा तो एनर्जी लगेगा, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी खत्म होगा। तो बोल रहा है क्या कि इसने ये भी बताया, रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करते 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 वो पहला 5वां ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट में, चौथा ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में, दूसरा से पहला में, और पहला से न्यूक्लियस में आ जाएगा। क्योंकि जब एनर्जी रिलीज करेगा तो रिलीज होते 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 सिंपल सा समझ लो, घर से आप लोग भर पेट ठास के निकले, मियाज तंदुरुस्त, भूख नहीं लगल है, और उसके बाद दिन भर पढ़ते 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 कहाँ ध्यान चल जाता है आप लोग का? थरिया पर, थाली पर नहीं चल जाता। थाली से आप लोग टाइट होकर निकले, और जैसे जैसे एनर्जी लैप्स हो रहा है तो पेट करा कोहर कोहर करा के भूख लगल है, ध्यान गया थरिया पर। और उस स्थिति में क्या होगा, जब तक थाली तक नहीं जाएंगे, एनर्जी नहीं लेंगे, फिर वहाँ से घूमना नहीं शुरू करे। छोटा में बच्चा सब क्या करता है कि दिन भर इन्होंने भूख लगा, जब भूख लगा तो आया, खाया, खाने के बाद फिर तो किसी का कोई सुनता, फिर घूमने के लिए निकल गया। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो रोटेट करते रहता है, मूव करते रहता है, तो उसका भी एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होते 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 अंत में वो न्यूक्लियस पे चला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, इस कारण से ये फेल हो गया। दूसरा फेल होने का कारण क्या हुआ? अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड एटम मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एटम लाइन स्पेक्ट्रम। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम को भी रिप्रेजेंट नहीं किया। यानी एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो हायर ऑर्बिट में जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनर्जी तो वो क्या होगा, लोअर ऑर्बिट में आएगा। हायर ऑर्बिट मतलब कि नीचे से पहला से दूसरा, तीसरा, चौथा में चला जाएगा। और क्या कहते हैं, और एनर्जी रिलीज करेगा तो चौथा से तीसरा, दूसरा, पहला, और न्यूक्लियस में चला आएगा। तो उसके लिए एक लाइन स्पेक्ट्रम है, जो कि रदरफोर्ड ने क्या किया, रिप्रेजेंट नहीं किया, दर्शाया नहीं, उसकी चर्चा नहीं की। इसीलिए क्या कहते हैं, रदर बाबा का मॉडल जो है कुछ हद तक तो सही था, लेकिन इस कारण से वो फेल हो गया। जिस मॉडल को क्या कहते हैं, उस लाइन स्पेक्ट्रम को बोर्स बाबा ने क्या किया, बोर्स मॉडल एटॉमिक थ्योरी में क्या किया, रिप्रेजेंट किया गया, जो कि हम लोग अगले क्लासेस में बोर्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में देखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।